So good morning student, welcome to भूषण साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच आर मोर देन क्लास। मैं रोहित मिश्र लेकर आया हूं आपके लिए आज एक शानदार जानदार लाजवाब टॉपिक आपके सामने आज पेश करूंगा जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। क्या नाम है इसका? कूलॉम्स लॉ। आइए चलते हैं शानदार टॉपिक में, कूलॉम्स लॉ की बात करेंगे। ये है चैप्टर 12 का पहले चैप्टर का पहला टॉपिक कूलॉम्स लॉ। ओके तो आइए हम बात करते हैं आज कूलॉम्स लॉ की, और विश्वास रखिए इस टॉपिक के बाद आपको कोई भी दिक्कत कूलॉम्स लॉ में नहीं होगी, आप इजीली उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ। जैसे यहां पर देखो लिखा है कूलॉम्स लॉ, और एक चीज और ध्यान रखना कि इसी कूलॉम्स लॉ को कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है कूलॉम्स लॉ को। ओके आइए चलते हैं क्या कहता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन any 2 points charges is directly proportional to the product of the magnitude of those charges। and देखो यहां तक की बात अलग हो गई, फिर कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो कूलॉम्स लॉ है वह बात करता है 2 पॉइंट चार्जेस की। 2 पॉइंट चार्जेस मतलब कि पहली पॉइंट में आपको समझना पड़ेगा कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास देखो ये मेरा पेन है और ये मेरा मोबाइल है। समझो इस बात को कि ये पेन है ये मोबाइल्स हैं, तो ये क्या पॉइंट चार्ज हो सकते हैं क्या? तो नहीं हो सकते पॉइंट चार्ज। ओके यदि मैं इनकी डिस्टेंस को इतना दूर कर दूं कि एज अ डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये एकदम पॉइंट के रूप में दिखाई दे, तो हम इसे क्या कहेंगे? पॉइंट चार्ज कह सकते हैं। मतलब कि पॉइंट चार्ज का कहने का मतलब है कि जिसमें डायमेंशन 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये चलेगा आपका एज अ कंपेरिजन वर्क करता है पॉइंट चार्ज। फॉर यदि मैं आपकी भाषा में कहें या आपके लिए समझाने के कहूं कि मान लो कि आप कहीं बस पे बैठते हो, एक दो मित्र हैं, आपने गए एक बस पर आप बैठ गए जो दिल्ली की ओर जा रही है, दूसरे बस पर आपका मित्र बैठ गया जो इलाहाबाद की ओर जा रही है। जब स्टेशन से दोनों बसें पास में थी उस समय ये पॉइंट चार्ज नहीं आएंगे क्योंकि इनकी डायमेंशंस बहुत बड़े हैं। पर जब ये बस एकदम दूर जाने लगे और डिस्टेंस काफी लंबी हो जाए तो ये क्या हो जाएंगे? आपको पॉइंट्स के रूप में दिखाई देने लगेंगे। तो हम अब कंपैरिजन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो दो बसें हैं अब लॉन्ग डिस्टेंस है तो क्या हो जाएंगे? पॉइंट्स चार्ज कहलाएंगे। हम कैसा कंपैरिजन उसे समझ सकते हैं। तो पूरा का पूरा कूलॉम्स लॉ जो वर्क करता है किस पे वर्क करता है? आपके पॉइंट चार्ज में। पॉइंट चार्ज को एक लाइन समझना चाहते हो तो ऐसा चार्ज जिसमें कोई भी डायमेंशन ना हो, ना तो उसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो, ना तो उसकी हाइट हो, ऐसे चार्जेस को क्या कहते हैं? हम पॉइंट चार्ज के रूप में जानते हैं। तो इसी पॉइंट चार्ज का अध्ययन करते हुए कूलॉम्स ने एक नियम दिया और उन्होंने कहा क्या? आओ देखते हैं क्या कहा। तो उन्होंने माना कि भाई एक पॉइंट चार्ज, उन्होंने कहा कि Q1 है और एक पॉइंट चार्ज आपका Q2 है। अब देखो यहां पर मैंने चार्ज थोड़े से बड़े ले लिए हैं क्योंकि आपको दिखाई दे। वैसे क्या है ये यहाँ पर एक डॉट बिंदु लिख ले तो ये क्या है? आपका पॉइंट चार्ज कहलाता है। चाहे इसको आप Q1 मान लो चाहे आप इसको Q2 मान लो, ये आपके ऊपर है। तो अब इस पे हम देख नहीं सकते पॉइंट चार्ज की बात है। देखो ये पॉइंट चार्ज है, मतलब कि एक बिंदु रख दिए ये पॉइंट चार्ज हो जाता है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे बड़ा लेकर दिखाना है ताकि आपको समझ में आए। ये मान लिया कि Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, क्या है? ये पॉइंट चार्ज है। और इनके बीच की डिस्टेंस कहाँ से मापोगे? हमेशा उसके सेंटर से डिस्टेंस मापी जाती है। किसी भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस यदि आपको मापने के मेजरमेंट के लिए आता है तो आपको डिस्टेंस कहाँ से मापनी है? सेंटर से। क्यों सर सेंटर से ही क्यों मापे, यहाँ से बीच से क्यों नहीं मापे? तो ऐसा हम एज्यूम मान के चलते हैं कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ जाता है? किसी भी पार्टिकल के सेंटर में होता है। तो हम जो उसकी डिस्टेंस मापी जाएगी कहाँ से मापी जाएगी? उसके सेंटर ऑफ मास से दूसरे पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस को हम यहाँ पर कैरी करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। तो यहाँ इसके सेंटर से, इस चार्ज के सेंटर से इस पॉइंट चार्ज के सेंटर की बीच की डिस्टेंस क्या लेंगे? R लेते हैं। तो पहला कूलॉम्स लॉ कहते हैं कि यदि ऐसा है तो इनके जो ये परिणाम होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि ये पॉइंट चार्ज जो है Q1 Q2 के प्रोडक्ट के, देखो यहां से प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन जो है प्रोडक्ट आ रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या? तो इन दोनों पॉइंट्स चार्ज के बीच में लगने वाला जो भी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा। यहां पे समझना कि ये जो नियम है दो चार फोर्स की बात करता है। एक आपके अट्रैक्टिव फोर्स की बात करता है और दूसरा आपके रिपल्सिव फोर्स की बात करता है। ठीक है,
जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है केवल और केवल अट्रैक्टिव फोर्स की बात करता है। तो इस चीज को दिमाग में कॉन्सेप्ट में क्लियर करके चलना कि जब कुलाम्स लॉ की बात करेंगे तो दो फोर्स की बात करेगा, एक अट्रैक्टिव दूसरा रिपल्सिव, दोनों की फोर्स की बात करेगा। तो इनके बीच में लगने वाला, अब या अट्रैक्टिव फोर्स लगे या रिपल्सिव फोर्स लगे, इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो पॉइंट चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर आगे कुलाम्स कहते हैं कि इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों पॉइंट चार्ज के जो सेंटर ऑफ मास दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वह उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, उनके क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, तो हमें मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हम इस यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, K आएगा। अब K क्या है, तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है सर, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो है। इसकी SI यूनिट की बात करिए, यदि हम SI यूनिट में बात करते हैं तो SI यूनिट में जो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। एप्सिलॉन 0 के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्या है ये, कूलाम स्क्वायर है। क्यों, जहां पर आपका एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये तो हो गई SI यूनिट की बात। अब यदि हम इसके CGS यूनिट की बात करें तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब होगा, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। पर यहाँ पर कूलाम्स लॉ में जो ये कांस्टेंट आया है यह माध्यम का या मीडियम कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होगी। यदि यहाँ पर SI यूनिट की बात किया है तो ये कब की बात कर रहा है, ये एयर की बात कर रहा है या वैक्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, CGS यूनिट में K इक्वल टू यदि 1 है तो इसका मतलब ये है कि किसकी बात कर रहा है, अभी एयर या वैक्यूम की बात कर रहा है। मतलब कि यदि माध्यम में वायु है या फिर निर्वात है माध्यम, तो इसकी K की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, तो दोनों में डिफरेंस करते हुए जरूर इसको पढ़ना। चलिए, अब हम बात करेंगे कि सर क्या ये इसकी प्रॉपर्टीज भी कुछ हो सकती है क्या, तो बिल्कुल, आइए देखते हैं। कूलाम्स लॉ के हिसाब से जो आपके पॉइंट चार्जेस हैं, कूलाम्स लॉ जिन्होंने दिया उसमें कुछ प्रॉपर्टीज निकल कर आती है। क्या आती है, तो देखो, पहला कहता है कि ये सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स है तो बिल्कुल सेंट्रल फोर्स है। देखो हमने दूरी कहाँ से मापी है, सेंट्रल से मापी है। तो देखो यहाँ से इस ओर की ओर और यहाँ से इस ओर की ओर, तो दोनों सेंट्रल से मापी जा रही है। क्या, हाँ सर, सेंट्रल तो कहाँ से फोर्स लग रहा है, सेंट्रल से लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल फोर्स। ओके, मतलब कि कूलाम्स लॉ क्या है, एक सेंट्रल फोर्स है। फिर कह रहा है कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा है, यह संरक्षी है। संरक्षी का मतलब होता है कि यह इसके रास्ते पर नहीं बल्कि उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करता है। ठीक है, बीच में क्या है इससे उसे कोई मतलब नहीं। तो क्या है, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है। फिर कहता है कि फॉलो टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, मतलब कि ये जो बल है वो क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। एज एग्जांपल, यदि दोनों में सेम चार्जेस हैं तो ये इधर की ओर बल लगाएगा और ये इस पर इधर की ओर बल लगाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, हाँ सर समझ में आ रही है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहता है, तो क्या है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस हैज नो इफेक्ट ऑन द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसका मतलब ये है कि मान लो कि एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज आपका यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ है। मान लिया कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। तो समझो कि यदि यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को इसके द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, मतलब कि यदि ये चार्ज इसके बीच में भी आ जाए तो इन दोनों के बीच में उतना ही फोर्स लगेगा, मतलब कि डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या यहाँ पर उसके फील्ड में ये चार्ज है तो ये भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, या इन दोनों के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसलिए कह रहा है कि बिटवीन टू चार्जेस ऑन द फोर्स नो चेंजेस या नो इफेक्ट। ओके, अब बात करते हैं भाई, यदि कुछ अच्छी चीजें हैं तो उसमें कुछ कमियां भी होंगी।
हर चीज तो 100% नहीं है। तो आओ देखते हैं, ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक का पहला पॉइंट आता है आपके सामने, कहता है दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यह जो नियम है कूलम्ब्स का, वह सिर्फ और सिर्फ वर्क करेगा किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट ड्रॉबैक है इसमें, कह रहा है कि दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर स्टेशनरी चार्ज। क्या कह रहा है? स्टेशनरी चार्ज, मतलब कि ऐसे मूविंग चार्ज की यह बात नहीं करता। मतलब कि यदि कोई चार्ज मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तब यहां पर कूलम्ब्स लॉ आपका फेल हो जाएगा। सब कब काम करेगा? जब स्टेशनरी चार्ज हो, मतलब कि दोनों ही चार्ज स्थायित्व हो, स्थिर चार्ज हो। ठीक है, ना तो इधर जाएं और ना तो इधर जाएं। बात समझ में आई? ओके, फिर कहता है कि दिस रूल इज नॉट ट्रू फॉर डिस्टेंस लेस देन 10 की पावर -15 मीटर। मतलब कि ये कह रहा है कि यदि दो पॉइंट चार्ज के बीच की डिस्टेंस यदि ये Q1 और ये Q2 चार्ज है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो R की वैल्यू है वो 10 की पावर -15 से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 की पावर -15 से कम हो गई तो वहां पर कौन सा चार्ज काम करने लगेगा? कौन सा फोर्स लगेगा? तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स काम करने लगेगा। क्यों? क्योंकि 10 की पावर -15 क्या होती है? एटम्स की रेडियस होती है। किसी भी एटम की क्या होती है? रेडियस होती है। किसने बताया है? जे थॉमसन ने बताया था कि क्या होती है? किसी भी एटम की रेडियस होती है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, यदि इससे और इतनी डिस्टेंस पर आ गया, 2.4 इतने डिस्टेंस पर, इससे भी कम डिस्टेंस पे होंगे, तो वहां पर फिर क्या हो जाएगा? उन पार्टिकल्स के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगने लगेगा और आपका कूलम्ब्स जो फोर्स है वो फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टीज और उसके ड्रॉबैक देखें। इससे ज्यादा आपको कुछ और पढ़ना है, कुछ और सीखना है, डीप नॉलेज लेना है, तो आप क्या करें? हमारे भूषण साइंस के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भूषण साइंस प्लस को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद यदि आप पूरा बैच पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो आपको एक कूपन कोड यूज करना पड़ेगा वहां पर, और उस कूपन कोड में आपको टाइप करना है ROHIT। ये आपको कैपिटल लेटर्स में वहां पर कूपन कोड में डालिए। आपको कूपन कोड में जब आप ये टाइप करेंगे ROHIT, तो आपको शानदार तरीके से पूरे फीस में से 10% का शानदार डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो बस जुड़िए, बने रहिए भूषण साइंस के साथ। जय हिंद।